कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हमारा मैं कैरेक्टर एक रहस्यमयी पेंटिंग की दुनिया में फंस जाता है, जहां समय बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। उसके पास एक खास क्षमता होती है। वो जो कुछ भी पेंट करता है वो पेंटिंग की दुनिया में असली बन जाता है। वो इस दुनिया में एक शांत और आरामदायक जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी पेंटिंग बाहरी दुनिया तक पहुंच चुकी है और एक कलेक्टर के हाथ लग गई है। देखते ही देखते वही पेंटिंग नीलामी में पहुंच जाती है और बहुत बड़ी कीमत पर बिकती है। दूसरी तरफ कलेक्टर को इस पेंटिंग में कुछ बेहद असामान्य महसूस होता है। उसे लगता है कि इस पेंटिंग के अंदर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि कुछ बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली चीज मौजूद है। आखिर में मैं कैरेक्टर को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में लोग उसकी पेंटिंग के साथ मौजूद हैं और अब उसके शांत जीवन में परेशानी शुरू हो सकती है। तो आखिर आगे क्या होने वाला है? क्या मैं कैरेक्टर अपनी पेंटिंग की दुनिया को सुरक्षित रख पाएगा? चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस कहानी का अगला चैप्टर। दुनिया की पेंटिंग वाली दुनिया में पुरुष देवताओं के समान माने जाते हैं, लेकिन असली दुनिया में उन्हें भूत समझा जाता है और उनकी जांच के लिए प्रोफेशनल लोगों को भेजा जाता है। इन सब की वजह एक ऐसी पेंटिंग है जिसे एक ताकतवर कलेक्टर ने खरीदा था। एच कंट्री के 3 बड़े गिल्ड में से एक के इस कलेक्टर की ये गैलरी सिर्फ एक ही व्यक्ति की है। वो एस लेवल हंटर और बी किल स्टार है। जो ग्राहक कलाकृतियां खरीदते हैं वे इस गैलरी के अंदर जाकर उन्हें देख सकते हैं। एक आदमी गैलरी के अंदर आया। वो यहां इसलिए आया था क्योंकि उसने सुना था कि गैलरी में भूत हैं। पिछले 2 हफ्तों में उन्हें 17 शिकायतें मिल चुकी थीं। उनके प्रेसिडेंट कला मानी जाने वाली हर चीज को इकट्ठा करते हैं। अगर कोई कलाकृति असल में कोई राक्षस भी हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ठीक 2 हफ्ते पहले इस गैलरी में कुछ अजीब हुआ। उस आदमी को यहां भूत देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। स्टाफ डिपार्टमेंट से निकली अफवाहें अब बाहर तक फैल चुकी थीं। घटना छोटी होने की वजह से जानकारी को नियंत्रित करना आसान था, लेकिन वे ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि इस बात को हमेशा के लिए दबा कर रखा जा सकेगा। इसी वजह से सफेद बालों वाला आदमी भी काफी परेशान था। उसने पूछा, इस मामले से कैसे निपटा जाए? उसका नाम लियू चेंजन था। वो एक हंटर था। जिन लोगों ने उसे यहां बुलाया था उन्हें लगता था कि लियू चेंजन बहुत भरोसेमंद है और वे चाहते थे कि वो एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर का पद संभाले। उन्हें खास तौर पर याद था कि वो एसोसिएशन की रिसर्च टीम का प्रमुख रह चुका था। लेकिन इसी वजह से जब उसने एसोसिएशन छोड़ा तो उसकी काफी आलोचना हुई थी। इसलिए उसने ये पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वो ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। संक्षेप में, गैलरी में भूत होने की अफवाह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए हमने इससे निपटने की तैयारी कर ली है। इसके बाद उसने सारी जानकारी लियू चेंजन को सौंप दी। ये उस गवाह की जानकारी है जिसने भूत को देखा था। अगले हफ्ते से हम कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भूत की लंबाई करीब 1.8 मीटर थी। उसका शरीर मजबूत था। उसने काला लबादा पहन रखा था। उसकी त्वचा पीली थी और बाल काले थे। उस समय गवाह को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि वो भूत बहुत हैंडसम था। अब भूत की क्षमता की बात। उसे देखना मुश्किल था और उसके चेहरे की तरफ देखा ही नहीं जा सकता था, लेकिन गवाह ने जोर देकर कहा कि वो बहुत हैंडसम था। जब वो पास आता था तो कोई आवाज नहीं होती थी। बात करते समय उसकी आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। कई लोगों ने इस भूत को देखा था। हैरानी की बात यह थी कि सभी रिपोर्ट एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थीं। एक ऐसे राक्षस के रूप में जिसे गैलरी में छिपकर रहना चाहिए था, ऐसा लगता था कि उसे खुद को छिपाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। लियू चेंजन को यह बहुत अजीब लगा। वो इतनी बार सामने आ चुका था, लेकिन फिर भी उसका एक भी शिकार नहीं हुआ था। धरती पर मौजूद सभी राक्षसों में से कोई भी इंसानों के लिए पूरी तरह हानिरहित नहीं है। अंडरग्राउंड सिटी में मौजूद हर प्राणी इंसानों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। अगर सच में कोई हानिरहित राक्षस सामने आता है तो वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाएगा। आम लोगों को उसके बारे में पता चलने से पहले ही एसोसिएशन उसे हमेशा के लिए रिसर्च ऑब्जेक्ट बनाकर रख लेगा। लेकिन एक बात लियू चेंजन को बहुत उलझन में डाल रही थी। इस उपहार का आखिर मामला क्या है? जब उन्होंने पहली बार उस भूत से मुलाकात की थी तो ऐसा लगा था जैसे वो उनसे बातचीत करना चाहता हो। उसका व्यवहार बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसा था। अंत में उसने सामने वाले के साथ जिंदगी बदलने का प्रस्ताव तक दिया। भले ही स्टाफ उसके जहर से डर रहा था, फिर भी वे उसे कोई निर्देश देने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन वो फिर भी बातचीत करता रहा। उनकी बातचीत पूरी तरह सामान्य थी। वो बहुत निजी बातों के बारे में सवाल नहीं करता था। अगर सामने वाला जवाब देने में हिचकिचाता तो वो आगे सवाल नहीं करता था। सबसे ज्यादा उलझाने वाली बात इसके बाद हुई। बातचीत खत्म होने के बाद इस भूत ने उन्हें उपहार तक दे दिए। रिपोर्ट की जानकारी देखने के बाद लियू चेंजन को खुद भी यकीन नहीं हुआ। क्या यह कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? उसका दिया हुआ उपहार असल में हमारा आम खाना था। अब लियू चेंजन को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
उस समय प्रेसिडेंट ने कुछ कैदियों को ढूंढकर उन चीजों का परीक्षण करवाया, लेकिन उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि भूत द्वारा भेजा गया खाना शायद जहर हो सकता है, लेकिन यह अनुमान भी गलत साबित हुआ। इसके उलट उसने जो दिया था वो जहर नहीं बल्कि दवा थी। उस डिब्बे में मौजूद खाने का ब्लड टेस्ट किया गया। उसमें एंटीडोट, दर्द की दवा और बुखार कम करने वाली दवा जैसे प्रभाव पाए गए। ये चीजें संयोग से उन कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक असर कर रही थीं जिन्हें यह खाना मिला था। आखिर एक सामान्य से दिखने वाले खाने में इतना असर क्यों था? रिसर्च टीम के लोग भी अभी तक इसे समझ नहीं पाए थे। लियू चेंजन को यह मामला अब और भी पेचीदा लगने लगा था। वो सिर्फ प्राणियों की स्थिति को पहचान नहीं सकता था, बल्कि ऐसी चीजें भी बना सकता था जो सीधे उन पर असर डालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो खुद को छिपाने में भी माहिर था। इस गिल्ड की कड़ी सुरक्षा को पार करके बिना किसी की नजर में आए अंदर आना और फिर बाहर निकल जाना आसान नहीं था। इसलिए यह राक्षस निश्चित रूप से बहुत ऊंचे स्तर का था। स्टाफ ने कहा, चूंकि उसने हमारे प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाई है, इसलिए मामला और भी मुश्किल हो गया है। अगर हम उसे सीधे पकड़ पाते तो बात आसान होती, लेकिन अब न तो इसे दबाया जा सकता है और न ही इसे आसानी से हटाया जा सकता है। इंसानों के प्रति उस राक्षस की दिखाई गई दयालुता अंडरग्राउंड सिटी में मिली उस सभ्यता की याद दिलाती थी। यह वास्तव में डरावना था। कई साल पहले कई देशों ने एक डिप्लोमैटिक डेलीगेशन भेजा था। उन्हें एक खास सभ्यता के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वे सभी स्वस्थ हालत में वापस लौटे। उन सभ्य प्राणियों की नजर में हमारा शरीर बहुत कम प्रभावी था, इसलिए उन्होंने भलाई के नाम पर उस प्रतिनिधिमंडल के शरीर को दोबारा तैयार कर दिया था। आखिरकार राक्षस तो राक्षस ही था। अंडरग्राउंड सिटी के प्राणियों को आधिकारिक तौर पर पूर्ण दुश्मन घोषित कर दिया गया था। यह भूत भी एक बेहद मुश्किल मामला साबित हो सकता था। लियू चेंजन ने कहा, इस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरा काम है। स्टाफ ने तुरंत धन्यवाद दिया। धन्यवाद। तभी स्टाफ के एक सदस्य को अचानक एक और बात याद आई। उसे लगा कि यह बात लियू चेंजन को जरूर बतानी चाहिए। यह उस तारीख से जुड़ी बात है जिस दिन यह घटना शुरू हुई थी। यह सब तब शुरू हुआ था जब गिल्ड के प्रेसिडेंट ने वो खास पोर्ट्रेट खरीदा था। यह सुनते ही लियू चेंजन स्तब्ध रह गया। आप जानते हैं, यह प्रेसिडेंट एक पागल कलेक्टर था। वो हर दिन सैकड़ों कलाकृतियां इकट्ठा कर सकता था। खबरों के मुताबिक उसने कुछ ही घंटों में 1 दर्जन से ज्यादा कलाकृतियां इकट्ठा कर ली थीं। 2 घंटे बाद उसकी कलेक्शन में 10 या 20 से ज्यादा नई कलाकृतियां जुड़ गई थीं। अगर सिर्फ पोर्ट्रेट की बात करें तो उसकी कलेक्शन में शायद हजारों पोर्ट्रेट थे। हर दिन 30 या 50 नए पोर्ट्रेट जुड़ना उसके लिए सामान्य बात थी। स्टाफ ने सिर्फ इतना बताया था कि घटना उस पोर्ट्रेट को खरीदने के बाद शुरू हुई, लेकिन उस दिन उसी समय उसने और कितने पोर्ट्रेट खरीदे थे ये कोई नहीं जानता था। इसलिए लियू चेंगन ने उसी समय वो पोर्ट्रेट अपने कब्जे में ले लिया। उसने धीरे धीरे अपनी पैंट की जेब से लॉलीपॉप निकाला। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो कभी ओवरटाइम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ओवरटाइम नहीं करता तो इतना सारा काम कम समय में पूरा करना उसके लिए मुश्किल था। जांच करने के लिए बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट थे। जल्द ही समय 4:29 हो गया। वो पूरी रात यहीं इंतजार करता रहा। आखिरकार उसने अपने सामने एक आकृति को धीरे धीरे दिखाई देते देखा। वो चुपचाप पीछे छिप गया और उसे देखने लगा। काला लबादा, काले बाल, पंख और करीब 180 सेंटीमीटर लंबाई। उसकी शारीरिक बनावट रिपोर्ट में दी गई जानकारी से बिल्कुल मेल खा रही थी। वो सिर्फ सुबह के समय दिखाई देता था। वो तभी सामने आता था जब वहां लगभग कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होता था। इससे पता चलता था कि उसे लोगों की नजरों में आना पसंद नहीं था, या फिर उसके सामने आने और उसकी गतिविधियों के पीछे कुछ खास शर्तें और नियम थे। तो इसी सीन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप इस कहानी का अगला चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर जरूर लिखें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें आगे भी ऐसी ही शानदार स्टोरी एक्सप्लेनेशन लाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।